हाय फ्रेंड्स। मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे आज वीडियो लेके आया हूं जो सबके लिए ना ड्रीम है। बट एक बात समझिए कि कोई भी ड्रीम ना बिना डिसिप्लिन के पूरा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट फाइनेंशियल फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के, बिना सिस्टमेटिक प्लान के, बिना स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के पूरा नहीं हो सकता। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो सब कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कोई ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाए जिससे हम 30 पे, 40 पे, 45 पे रिटायर हो जाएं और इसके बाद इजी लाइफ बिताएं। एक टाइम था जब लोग सरकारी जॉब ढूंढा करते थे कि आफ्टर 60 हम लोग पेंशन पाएंगे और पेंशन पा करके फ्री लाइफ जिएंगे। बट आज का यूथ थोड़ा अलग है। आज का यूथ चाहता है कि हम 30 में ही फ्री हो जाएं, फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। हम एटलीस्ट 40-45 में तो फाइनेंशियली फ्री हो ही जाएं। आज का यूथ बिल्कुल भी 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट का वेट नहीं करना चाहता। पर इस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत ही डिसिप्लिन फाइनेंशियल लाइफ जीना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक 20 सूत्रीय प्रोग्राम लिख के लाया हूं। जिसके लिए मैंने एक 20 टॉपिक्स बनाए हैं कि इन 20 टॉपिक्स को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हम बहुत आसानी से बहुत आसानी से अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और 40-45 की एज में हम लोग रिटायर हो सकते हैं। फिलहाल तो मैं अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए जाएं उसके 20 प्रोग्राम बताऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं इस पे और आप लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को, तो आगे मैं वो प्रोग्राम भी बना के दूंगा, वो इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग क्या करके 40 से 45 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मेरे 20 टॉपिक इस प्रकार से हैं। पहला टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में चाहे जितना भी पैसा कमाते हो, आप 1 रुपया कमाते हैं, चाहे 1 लाख कमाते हैं, चाहे 1 करोड़ कमाते हैं, आप मंथली बजट सेट करें। मंथली बजट से मतलब यह है कि आप अपने खर्चों का लेखा जोखा तैयार करें कि मुझे इतना पैसा इस काम में खर्च करना है, इतना पैसा मुझे ग्रॉसरी में लगाना है, इतना पैसा मुझे स्कूल फीस में देना है, इतना पैसा मुझे मेडिसिन में देना है, इतना पैसा मुझे इमरजेंसी फंड में देना है, इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, काइंड ऑफ। अगर आप इस तरीके का बजट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आपके खर्चे बिल्कुल ही कंट्रोल में रहेंगे। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की ये हिकअप्स नहीं आएंगे कि इस महीने ज़्यादा खर्चा हो गया, इस महीने कम खर्चा हो गया, इस महीने मैंने मुझे ये करना था, इस महीने मुझे वो करना था। ये सब प्रॉब्लम्स बजट बनाने के साथ ही खत्म हो जाती हैं। मेरा दूसरा टॉपिक है कि आप जो भी बजट बनाएं, जो भी प्रोग्राम सेट करें अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, अपनी मंथली इनकम के लिए, उस सबको लिखें। लिख करके अपने गोल्स को मंथ बाय मंथ ट्रैक करें। एक एक चीज का वेरिफिकेशन करें कि अगर मैंने कम खर्चा किया, पैसा बचा लिया तो कहां बचा लिया, और अगर मैंने पैसा खर्च कर दिया ज्यादा तो कहां खर्च कर दिया। इससे आपको इस चीज में सहूलियत मिलेगी कि आप अगले महीने का प्लान और अगले महीने का डिसिप्लिन ठीक से मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा तीसरा है कि आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको मंथली रिव्यू करें। आप हर महीने, कई लोग क्या करते हैं कि इनकम आई, इनकम आने के बाद अनाप शनाप खर्चे किए और इसके बाद मंथ एंड पे दोस्तों से पैसे मांगने की नौबत आ जाती है, तो लोन लेने की नौबत आ जाती है। बहुत सारे लोग जो डेट में फंसे हुए हैं, उन लोगों का डेट में फंसे रहने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग अपने खर्चों पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। और वो नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि वो लोग अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को, अपनी इनकम को कभी बैठ के रिव्यू ही नहीं करते हैं। आज जरूरत पड़ी 5,000 की तो 5,000 खर्च कर दिए, कल जरूरत पड़ी 1 लाख की तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए मैनेज कहां से होंगे, आएंगे कहां से, और आ गए तो इनको लगाना कहां पर है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप पहले अपना बजट बनाइए, अपने बजट को ट्रैक कीजिए और हर महीने अपने इनकम और एक्सपेंस को प्रॉपर तरीके से रिव्यू कीजिए। चौथा पॉइंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का, अपने खर्चों का, अपने शॉपिंग का डेट फिक्स कीजिए। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो कमाते तो बहुत हैं,
बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास पैसा आता भी बहुत है, पर मंथ एंड पे पूछेंगे ना क्या हुआ, तो वो लोग बोरोइंग के जुगाड़ में लगे रहते हैं। वो लोग क्रेडिट कार्ड्स पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे होते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि कब क्या खर्च करना है। उनकी ग्रोसरी कभी एक बार में नहीं आती है। बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनकी ग्रोसरी कभी एक दिन नहीं आती है। आज ब्रेड चाहिए तो ब्रेड ले आए, सुबह दाल चाहिए तो दाल ले आए, परसों आटा चाहिए तो आटा ले आए, फिर चीनी चाहिए फिर चीनी ले आए। इससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी ग्रोसरी आई कितने की। बहुत सारे लोग रोज अपने घर के आगे सड़क पे खड़े होकर के सब्जी खरीद रहे होते हैं। कई लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो महीने में 3-3 बार कपड़े खरीदने जाते हैं। लोग जाकर के घड़ियां ऐसे खरीद लाते हैं जैसे वो सब्जी खरीद रहे हों। जो लोग इस तरीके से करते हैं वो लोग शो ऑफ तो बहुत करते हैं कि वी आर वेरी वेल डू, हम लोगों के पास बहुत पैसा है, फर्क ही नहीं पड़ता कि थोड़ा बहुत खर्चा होने से। बट ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। और लॉन्ग रन में तो इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है कि इनकम 2 लाख रुपए महीने की है, इसके बावजूद भी 1 करोड़ रुपए का डेट खड़ा हुआ है। ऐसी जिंदगी लोग जी रहे हैं। और उसका सिर्फ ये कारण, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उनको ये नहीं पता कि महीने में खर्च कितना करना है। उनको ये नहीं पता कि अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कैसे करने हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं कमाया कितना, मैंने खर्चा कितना किया। उनको यही नहीं पता कि मुझे महीने में शॉपिंग पे कितनी बार जाना है। हर रोज उनकी फैमिली शॉपिंग कर रही होती है। आज चप्पल ले आए, कल जूते ले आए, परसों ग्रॉसरी ले आए, फिर सब्जी ले आए, मर्जी बेड बदल लिया, मर्जी सोफा बदल लिया। ऐसे घरों में देखेंगे तो अल्टीमेटली वो लोग बोरोइंग पर लाइफ बिता रहे होते हैं। इसलिए महीने में आप डेट फिक्स कीजिए कि मैं इस दिन पे जाके ग्रॉसरी लेके आऊँगा, वीक में 2 दिन सब्जी लेके आऊँगा, इस महीने में इस टाइम पे कपड़े खरीदूँगा, इस टाइम पे ये काम करूँगा, बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं ट्रैवल करूँगा। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कभी भी ट्रैवल करने निकल गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने फ्यूचर को आप ट्रबल में ही डालेंगे। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, आप अपने फाइनेंसेस को कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब मेरा 5वां पॉइंट आता है कि लोग ना अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता समझ बैठते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी समस्या है, खास तौर पे मिडिल कैडर में और लोअर मिडिल कैडर में। अपर क्लास की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि अपर क्लास के पास तो पैसा ही बहुत होता है, उनकी इच्छाएं उनकी आवश्यकता हो जाती है। पर जो लोअर मिडिल कैडर के लोग हैं और जो मिडिल कैडर के लोग हैं या पुअर कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। वो लोग बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर लेते हैं अपनी लाइफ में जब लोग अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को अलग अलग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मेरी वीडियो देख के ये भी सोच में पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग तो मेरी वीडियो देख करके ये भी सोच में पड़ जाएंगे कि आवश्यकता और इच्छा में अंतर क्या है। आवश्यकता और इच्छा बिल्कुल पिन पॉइंट आपको सेग्रीगेट करना है अगर आप अपने फ्यूचर में अपने फाइनेंसिस को मैनेज करके रखना चाहते हैं। आवश्यकता वो हैं जिसके बिना आपकी लाइफ रुकने लगेगी। उनको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। ग्रॉसरी लाना ज़रूरी है, फल लाना ज़रूरी है, सब्जियां लाना ज़रूरी है, बच्चों की फीस भरना ज़रूरी है, बिजली का बिल भरना ज़रूरी है, कपड़े लेना ज़रूरी है। और इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। आज मेरी इच्छा करेगी मैं अमेरिका घूमाऊं, कल मेरे दोस्त ने रोलेक्स की घड़ी ले ली तो मेरी इच्छा करेगी कि मैं भी रोलेक्स ले लेती हूँ। परसों मेरी वाइफ की सहेली एक नेकलेस ले आएगी तो मेरी वाइफ को मन करेगा मैं भी नेकलेस लेती हूँ। कई बार तो लोग, भले पैसा सोने की अंगूठी खरीदने की ना हो, पर इच्छा जाग जाती है सोलिटायर रिंग लेने की। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है। आवश्यकताएं वो जो ज़रूरत हैं, जिनको टाइम पे पूरा करना कंपलसरी है। इच्छा वो जो मन की गति पे चलती हैं आवश्यकताएं। और यकीन मानिए अगर आप इच्छाओं के पीछे भागे तो आपको अपनी ज़रूरतों के लिए एक दिन कर्जा लेना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं जो सैलरी आते के साथ ही फ्रिज भर देते हैं मटन से, चिकन से, बिस्किट से, कोल्ड ड्रिंक से, आइसक्रीम से।
और मंथ एंड पे उनको क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करना पड़ता है ग्रॉसरी लाने के लिए। क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का और क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का? शुरू में ही मैनेज कीजिए ना। आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। आप मेरी बात मानिए, 1 साल इस तरीके से अपना जीवन प्लान करके देखिए, यू विल फाइंड यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन। आपका जीवन ड्रास्टिक तरीके से परिवर्तित होने लग जाएगा। यकीन नहीं होता? करके देखिए। मेरा छठा पॉइंट है कि आप सबसे पहले छठा पॉइंट है कि आप सबसे पहले अपने आप को पे करना चालू कीजिए। आपकी कमाई पे सबसे बड़ा अधिकार आपका है। देखिए, ये दुनिया आप नहीं थे तब भी चल रही थी और ये दुनिया आप नहीं होंगे तब भी चलेगी। मेरा एक कोट है कि इस दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को मैं चलाता हूं। कई लोग इसको सुन के ना ऑफेंड होंगे, पर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मैं इस दुनिया को कब देख पाऊंगा, मैं इस दुनिया को कब जी पाऊंगा? जब मैं जीवित रहूंगा, जब मैं दुनिया में रहूंगा। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो क्या मायना इस दुनिया का? क्या फर्क पड़ता है घर रहे ना रहे, ये गाड़ी रहे ना रहे, ये बीवी बच्चे परिवार पढ़ाई लिखाई पोजीशन ओहदा सोशल मीडिया, सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। तो आपकी कमाई पे, आपकी अर्निंग पे सबसे पहला अधिकार आपका है। आप एक अमाउंट सेट कीजिए जो आप मंथली खुद को पे करेंगे, और इस अमाउंट को, इस चीज को आप सबसे पहले सेग्रीगेट कीजिए। सारे बिल भरने से पहले, सारे क्रेडिट कार्ड के बिल भरने से पहले, किसी भी तरीके की पेमेंट करने से पहले ये सेट कीजिए आप कि आप अपने आप को फर्स्ट पेमेंट करेंगे, और बैलेंस अमाउंट, दैट फर्स्ट पेमेंट विल बी द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट फॉर योर बेटर फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट कि रिटायरमेंट के बाद आप बच्चों के आगे हाथ ना फैलाएं, इन्वेस्टमेंट कि आप कर्जे में ना आ जाएं। इस चीज़ के लिए पहले आप प्लान कीजिए, फिर अपने सारे एक्सपेंसेस को प्लान कीजिए। अगर आप इस तरीके से शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ अभी नहीं बेटर होगी, आने वाले फ्यूचर में भी हमेशा मैनेज्ड रहेगी। नहीं तो आप अनाप शनाप खर्चे करेंगे, अनाप शनाप बिना प्लानिंग के एक्सपेंसेस करेंगे, तो लाइफ हमेशा ही मिजरेबल रहेगी। मेरा थर्ड पॉइंट, मेरा सेवंथ पॉइंट है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। देखिए मेरे व्यूअर्स, मुझे नहीं पता कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी देखेगा इस वीडियो को, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी देखेगा, कोई बिजनेसमैन भी देखेगा, कोई अपर क्लास बिजनेसमैन भी देखेगा, कोई लोअर क्लास बिजनेसमैन भी देखेगा, कोई सब्जी वाला भाई भी देखेगा। मैं सबके लिए एक बात बोलता हूँ, आपको पता नहीं है टाइम कैसा आएगा, कब कैसा टाइम आ जाएगा। आपको क्या पता कैसा टाइम आ जाएगा? आपको बिल्कुल नहीं पता। और प्राइवेट नौकरी वाले की नौकरी छूट जाएगी, क्या करेंगे आप उसके साथ? आप कैसे करेंगे? आप उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपके पास जो रेगुलर इनकम आती है मंथली, उसका 12 टाइम फंड रिजर्व होना चाहिए हमेशा, कि किसी भी टाइम अगर आपके पास, मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आपके पास 6 लाख रुपए एक किसी इमरजेंसी फंड के रूप में किसी खाते में, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी जगह पे रखे होने चाहिए, लिक्विड फंड में, जिसको आप जब चाहें तब यूज कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। आपको आने वाले भविष्य में दिक्कत होगी। इसलिए पहला काम ये है कि आप अपने अर्निंग में से एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर किसी इमरजेंसी के कंडीशन में सिक्योर रह सके। मेरा आठवां पॉइंट है कि आप जो भी कमाते हो, मैंने अभी बोला ना, पे फर्स्ट योर सेल्फ। आठवां पॉइंट है स्टार्ट अर्ली। पे फर्स्ट योर सेल्फ को कब कई लोग ले लेते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं इसमें से 5,000 रुपये निकालूंगा, मैं तो दारू पीऊंगा।
मैं 2,000 रुपये निकालूंगा, मैं कसिनो जाऊंगा, नहीं। पे फर्स्ट योरसेल्फ इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। आप जो भी कमाते हैं उसका 5%, 10%, 15%, 20%, वट एवर योर पॉकेट अलाउ यू, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आप प्लान कर पाते हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल से बताऊंगा कि आप किस इनकम कैटेगरी में किस इन्वेस्टमेंट को प्रेफर कर सकते हैं और उससे आपकी ग्रोथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कितनी हो जाएगी। पर इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू करना ज़रूरी है, भले छोटा से स्टार्ट करें, पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप अपनी जितनी भी अर्निंग्स हैं अपने वर्किंग टाइम में ही ख़त्म कर देंगे और बाद में जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और बहुत सारे ओल्ड एज फैमिलीज़ को मैंने ये देखा हुआ है जो अपनी मिजरेबल लाइफ को लीड करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा पास्ट में कमाने के बावजूद भी। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे और मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में भी शुरू कीजिए। शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट और 10वां पॉइंट है कि अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए। आप ये प्लान कीजिए कि आज जब आप कमा रहे हैं तो आपके खर्चे मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो जब आप 58 ईयर के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा और इस 100 रुपये की वैल्यू आपको उस टाइम कितनी चाहिए, आपके उस टाइम पे कितने खर्चे होंगे। इसको कैलकुलेट करना बहुत टफ काम नहीं है, इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी टफ काम नहीं है। बहुत सारे सिमुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर आपका आज का खर्चा 100 रुपये है तो आप 58 साल के जब हो जाएंगे तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो खर्चा कितना होगा। और उस रिटायरमेंट को आप प्लानिंग कीजिए ताकि पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद जब आप रिटायर हों तो बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहें, आप मिजरेबल लाइफ ना जिए, आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड कर पाएँ। मेरा 11वां पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। कई लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया, पापा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते थे, बेटा भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहा है। पापा पीएफ में पैसा डालते थे, बेटा भी पीएफ में डाल रहा है। मेरे नाना जी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे नाना जी थे टीचर थे, वो अपनी सैलरी का बहुत सारा पार्ट पीएफ में कटवाते थे। उनको लगता था यही बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पर आज के सिनेरियो में सोचिए, क्या पीएफ में पैसा डालना एडवाइजेबल है? क्या पीएफ आपको अपने डिजायरेबल गोल्स की तरफ ले जाएगा? पीपीएफ ले जाएगा? या पीपीएफ के अलावा आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपको फाइनेंस की 0% नॉलेज है। मैं ही नहीं कहता कि पीएफ में और पीपीएफ में पैसे मत डालिए, पर थोड़ा 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 करके 3-4 जगह पैसे डालिए, जो कि कोई बहुत ग्रो करेगा, कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है और उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया ना, कि कितना भी आप कमाएं, अगर आपके फाइनेंसिस ठीक से मैनेज नहीं है तो आप डेट में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में फंस जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड पे लाइफ चला रहे हैं और क्रेडिट कार्ड भी पूरा ड्यूज पे नहीं कर पाते हैं, मिनिमम बैलेंसेस पे करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। और यकीन मानिए ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मेरी फर्स्ट एडवाइस है कि जब भी आपकी सैलरी आए या बिजनेस इनकम आए या चाहे जो भी आपकी इनकम का सोर्स है वो आए, तो पहला और फटाफट काम कीजिए कि अपना क्रेडिट कार्ड का बिल 100% पे कीजिए। तो पता है क्रेडिट कार्ड 57 to 75% तक एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का डेट ट्रैप में एक बार फंस गए तो निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
इसलिए जब भी अगर आप क्रेडिट कार्ड, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड यूज ही मत कीजिए। आप अपने फाइनेंसिस को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज ही ना कीजिए, आपको यूज करना ही ना पड़े। और अगर आप करते हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो क्रेडिट कार्ड का बिल आपके सोर्स ऑफ इनकम के जनरेट होते के साथ ही पहला काम 100% क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कीजिए। आप उसको बैलेंस नहीं रखना है, उसमें एक पैसे भी बैलेंस नहीं रखना है। आपको क्रेडिट कार्ड बिल 100% पे कीजिए, जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल फ्री रहे, आप इनकम के प्रति फोकस कर पाए। और क्रेडिट कार्ड बिल ईएमआई में कन्वर्ट ना कराएं। आप क्रेडिट कार्ड के बिल को मिनिमम बैलेंस पे ना करें। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर इस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना, आईफोन 6 है मेरे पास, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द आईफोन 6। कई लोगों को तो हंसी आएगी कि आप आईफोन 17 के टाइम पे आईफोन 6 की बात कर रहे हैं। हो सकता है, मान लेते हैं आईफोन 12 है आपके पास, आईफोन 17 आ गया, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है आईफोन 17 खरीदने की, पर हैंसफोर्थ की आपके दो दोस्तों ने आईफोन 17 ले लिया, आप सोचते हैं मैं भी आईफोन 17 ले ही लेता हूं। क्या करना है, 1 लाख। और जब आप आईफोन 17 की दुकान पे जाएंगे तो वो आपको ऐसे ऐसे स्माइलिंग डेट ट्रैप में फंसाएंगे। सब कुछ नहीं है, 1 लाख रुपए का 36 महीने का आप ईएमआई बनवा लीजिए, 3,000 रुपए की ईएमआई आएगी। और इस 3 महीने की 3,000 रुपए की ईएमआई आएगी, 36 ईएमआई होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा 3,000 रुपए कैसे चले जाएंगे। और आप इस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको 1 लाख का आईफोन 1,50,000 रुपए का पड़ता है और आप स्माइल करते हुए लेके आते हैं। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं, आपने एक अननेसेसरी अननेसेसरी कर्जा, अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी बर्डन अपने और अपनी फैमिली के ऊपर डाल दिया। आपने एक ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, और पॉकेट अलाउ का मतलब सीधा सा है कि अगर आप आईफोन की दुकान पे जाते हैं, एप्पल स्टोर पे जाते हैं, और आपको फोन अगर 2.5 लाख रुपए का बताया जाता है और 2.5 लाख से ज्यादा पैसे आपके खाते में पड़े हुए हैं, और उन पैसों की रिक्वायरमेंट आपको अगले 6 महीने में नहीं पड़ने वाली है, तो यू आर हैविंग सरप्लस मनी एंड यू आर इजिली अफोर्ड दैट आईफोन 17। बट if you are not having sufficient fund to manage your expenses for further 6 months, you should not borrow. Clearly you should not borrow. वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है कि मैं नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज, मैं थर्ड पेयर ऑफ शूज तब खरीदता हूं जब फर्स्ट पेयर खराब हो जाता है। और हम लोग तो 10th पेयर ऑफ शूज इसलिए खरीद लेते हैं कि इसमें का मेरा जूता मेरे पास नहीं है। ये आदत आपको डेट ट्रैप में लेके जाएगी। और सबसे बेकार बात क्या है मिडिल क्लास की, सबसे बेकार स्थिति क्या है, पैसे नहीं है तो भी खरीदना है, ईएमआई पे खरीद लेते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आप अपना सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, डेट फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इस डेट ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, किसी के भी कहने पे नहीं फंसना है। चौथा है, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी चौथा मैंने बोल दिया गलती से, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा मेरी वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, आप लाइफ स्टाइल क्रैप में मत फंसिए। लाइफ स्टाइल क्रैप सबसे बड़ा डिजास्टर है मिडिल क्लास का। ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि आपकी चाहे जितनी ज्यादा अर्निंग हो, आपको डिजास्टर की तरफ लेके जाता है, आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, आपको डेट की तरफ लेके जाता है। लाइफ स्टाइल क्रैप है क्या, पहले तो ये समझिए। मैं रेमंड्स की शर्ट पहनता हूं, मेरा दोस्त एलपी की शर्ट पहनता है। मेरा एक तीसरा दोस्त है,
एलपी की ही शर्ट पहनता है पर परमा प्रेस की शर्ट पहनता है। मेरी शर्ट 1200 की, मेरे दोस्त की शर्ट 2200 की, और मेरे तीसरे दोस्त की शर्ट 5200 रुपए की। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास अच्छा ड्रेस करने के लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए। ये दिखा के कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने परमा प्रेस शर्ट पहन रखी है या आपने नॉर्मल कॉटन की शर्ट पहन रखी है। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो आप परमा प्रेस शर्ट पहन लीजिए, या और भी हाईएस्ट ब्रांड जितने हैं वो सारे पहन लीजिए आप। पर अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो लाइफ स्टाइल क्रैप में फंस करके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। कई लोग अफोर्ड करने की स्थिति में ना होते हुए भी महंगी सोसाइटीज में रहना चालू कर देते हैं। जरूरत नहीं है ना। आप जिस सोसाइटी को अफोर्ड करते हैं उस सोसाइटी में रहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर उन्होंने घर इसलिए ले रखा है कि सोसाइटी का प्रेशर है कि घर लेना है मुझे। अगर वो रेंट पे रहें, घर ना लें, तो ज्यादा अच्छी लाइफ लीड करेंगे, उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनके एक्सपेंसेस बैलेंस में होंगे, उनकी लाइफ बढ़िया चलेगी। पर उन्होंने घर सिर्फ इसलिए ले रखा है क्योंकि लाइफ स्टाइल क्रैप में है। उनको लगता है कि आशुतोष के पास घर है तो मेरे पास भी घर होना चाहिए, या आशुतोष को लगता है कि मेरे एक्स फ्रेंड के पास घर है तो मेरे पास भी घर होना चाहिए, विच शुड नॉट बी। घर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ स्टाइल क्रैप ऑफ कोर्स आपको स्टेटस प्रोवाइड करता है, पर ये साथ ही आपको डेट की तरफ लेके जाता है, आपको अनमैनेज फाइनेंसिस की तरफ लेके जाता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं, बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कभी भी लाइफ स्टाइल क्रैप में कभी भी ना फंसे, कभी भी ना फंसे आप। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने जीवन को ना जितना आप जी सकते हैं उससे थोड़ा नीचे बिताइए। इसका सीधा एग्जांपल देके मैं समझाऊं कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आप 90 रुपये में लाइफ बिताइए। लिव योर लाइफ बिलो योर मीन। व्हाट आई सेड, लिव योर लाइफ बिलो योर मीन। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और आपका खर्चा 90 रुपये है तो आप रिच आदमी हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं और आपका खर्चा 1 रुपए है तो आप पुअर आदमी हैं, आपको 1 रुपए का डेट लेना पड़ेगा। और अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और अगर आपका खर्चा 90 रुपये है तो 10 रुपये आपकी सेविंग्स में जाएंगे। तो आप दिखावे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ मत बढ़िए। आप लाइफ को उसी लेवल पे बिताइए या उससे नीचे बिताइए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। सोसाइटी को फॉलो करने के चक्कर में आप मत पड़िए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने सेविंग्स रेट को इंक्रीज कीजिए। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी सैलरी बढ़ी तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छे से जीऊँगा, मैं खर्चे बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रहा आपको। जिस प्रपोर्शनेशन में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस प्रपोर्शनेशन में आप खर्चे बिल्कुल बढ़ाइए, पर उसके साथ ही जिस प्रपोर्शनेशन में आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शनेशन में आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाइए। आप अपनी सेविंग्स को भी टॉपअप कीजिए। जैसे आप खर्चों का टॉपअप करते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आपके बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ जाती है। आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट बढ़ जाता है। जरा सोचिए ना, ये सारे खर्चे तो कंपल्सन में बढ़ते जा रहे हैं, आपने सेविंग के लिए कोई कंपल्सन नहीं रखा है। चलिए मान लीजिए मत बढ़ाइए आप सेविंग में, कम सेविंग, पर क्या आगे भविष्य में जब आप अर्निंग नहीं कर रहे होंगे तब ये खर्चे रुक जाएंगे? या तब ये आपकी छोटी सी सेविंग जिसको आपने कभी इंक्रीज ही नहीं किया, ये आपके उस टाइम के बढ़े हुए खर्चों को कंपनसेट कर देंगे? नहीं करेंगे।
इसीलिए जिस तरीके से आपके सारे खर्चे बढ़ते हैं, उसी तरीके से, उसी प्रोपोर्शनेशन में, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शनेशन में आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कीजिए, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर भी सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि आपने पूरी लाइफ कमाया तो अच्छा, ज़िंदगी तो अच्छी बिताई, पर बाद में ऐसी मिजरेबल लाइफ में आ गए कि आपको अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, अपने भाइयों पे या अपने रिश्तेदारों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, या आई डोंट वांट टू से समथिंग एल्स। आप अपनी, बस सिंपल मैं इतना बोलूँगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, जैसे आपके बाकी खर्चे इंक्रीज होते हैं, सेम प्रोपोर्शनेशन में आप अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज कीजिए, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर रहे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, ये सब करने के बाद अगर आपके पास अपने फाइनेंसिस के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, अज्ञानता है वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में, तो ये सब कुछ करना बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका अपना सारा पैसा, इसके लिए मैंने आपको बोला ना, कई सारे पॉइंट्स पे बोला कि अगर आप लोगों को चाहिए तो अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट पे, बजटिंग पे, एक्सपेंस कंट्रोल पे, सेविंग मेथोलॉजी पे, डाइवर्सिफिकेशन पे, हाउ टू सेव मनी पे। जिस पॉइंट पे भी आपको वीडियो चाहिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं सेपरेट वीडियो बना करके और डिटेल वीडियो बना करके दूंगा, जिससे आप लोग अपने फाइनेंशियल को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही सीखिए या आप मेरे से ही समझिए, मेरे जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल कोच अवेलेबल हैं मार्केट में, आप किसी से भी सीखिए, पर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। आप जानिए, जैसे आपकी लाइफ मैनेजमेंट एक पार्ट है, जैसे आपका फ्यूचर मैनेजमेंट एक पार्ट है, जैसे आपकी हेल्थ मैनेजमेंट एक पार्ट है, फूड मैनेजमेंट पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इतना ही ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कंपलसरी है, आप इसके बारे में किसी भी सोर्स से ज्ञान लीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई अच्छा चैनल देखिए, कोई अच्छा टीवी शो देखिए, कोई न्यूज़ चैनल देखिए, कहीं से भी सीखिए, पर अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखिए ज़रूर, तभी जाकर के आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर, मेरा पहला तो कहना है कि क्रेडिट कार्ड यूज ही मत कीजिए, डेट आप लीजिए मत, आप डेट फ्री रहिए डे वन से। मैं तो, सबसे बेस्ट लाइफ तो ये है कि आपको डेट फ्री होने का प्लान ही ना करना पड़े, आपको डेट लेना ही ना पड़े। पर हैंसफॉर्थ की मॉडर्न लाइफ है, आदमी कभी ना कभी लाइफ स्टाइल क्रैप में, कंपटीशन में, और जो मैंने अभी बोला ना कि लीव लो व्हाट यू मीन, इसकी जगह लीव हाई व्हाट यू मीन पे आ जाता है। बहुत बार आदमी डेट ट्रैप में फंस जाता है, क्रेडिट कार्ड में फंस जाता है, या कई बार ऐसी इमरजेंसीज आ जाती है, सपोज इमरजेंसी फंड आपने नहीं बना रखा है, और कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि मजबूरी में हमें डेट लेना पड़ता है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने डेट को, जैसे मैंने बोला ना, क्रेडिट कार्ड के बिल को बिल्कुल टाइम पे कीजिए। ऐसे ही अगर आपने डेट कोई ले रखा है, उसको टाइम पे कीजिए, और अपने क्रेडिट स्कोर्स को हमेशा चेक करके रखिए, हमेशा अपडेट करके रखिए, जिससे इन फ्यूचर भगवान ना करे आप पे कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर आपको डेट लेना पड़े, तो आप अपने डेट से अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर पाए। डेट लेना एडवाइजेबल कहीं नहीं है, पर अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ डेट के बिना काम नहीं चलेगा, तो डेट लीजिए, और उसके लिए अपने क्रेडिट स्कोर्स को बिल्कुल अप टू डेट रखिए, ताकि आपको बैंक फंड कर पाए, किसी प्राइवेट लैंडर के पास 18%, 20%, 25% और 50% में पैसे ना लेना पड़े। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर्स को हमेशा मेंटेन करके रखिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग मेरे से ना, बहुत सारे लोग आते हैं जो, आई एम सॉरी, मैं यूट्यूब पे नया हूँ, यूट्यूब पे ये मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे पहली वीडियो भेज रहा हूँ मैं, पर ऑफ द लाइन मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ, और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल आइडियाज़ देता रहता हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे टच में भी हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के लिए मेरे बहुत सारे लोग टच में रहते हैं। मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे से
इन्वेस्टमेंट पूछते हैं ना कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कोई सही इन्वेस्टमेंट की राइट जगह है ना अगर, तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप खुद में कीजिए। आप शेयर्स में पैसा लगाएंगे, 10% 20% बढ़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, 10-12% के रेट से बढ़ेगा। एक आप सिर्फ ऐसी व्यवस्था है, ऐसी एसेट क्लास है जिसका वैल्यू नेक्स्ट ईयर डबल हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है। सपोज यू आर गेनिंग 25,000 सैलरी राइट नाउ, और आपने कोई एक डाटा साइंस मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। आई एम नॉट प्रमोटिंग डाटा साइंस मैनेजमेंट कोर्स, नाइदर आई एम टेकिंग एनी इंस्टीट्यूट नेम, आई एम जस्ट सेइंग सपोज आपने डाटा साइंस का कोई कोर्स कर लिया और आपकी सैलरी 70,000 हो गई। आप देखिए ना कितनी स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट रही, 300 टाइम आप ग्रो कर गए। कोई है ऐसी ग्रोथ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी है मार्केट में? बिल्कुल नहीं है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट की सोचें तो उस इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा पार्ट खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपकी और आपकी फैमिली की मल्टीपल टाइम ग्रोथ हो सके। दैट इन्वेस्टमेंट विल बी द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और आप देखेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपको इतना कमा के देगी जिसकी कोई चिंता नहीं। सबसे ज्यादा कंजूसी पता है आदमी कहाँ करता है? मेरे को कोई बुक खरीदनी है, पढ़ने के लिए मन तो कर रहा है, पर मैं बुक खरीद नहीं रहा हूं। क्यों नहीं खरीद रहा हूं? पैसे बचाने मेरे को नहीं। अगर आपको बुक कोई समझ में आती है और बुक अच्छी है तो बुक को खरीदिए, और उस बुक के लिए आपको डेट भी लेना पड़े तो प्लीज लीजिए आप, क्योंकि वो बुक की नॉलेज, उस बुक की नॉलेज आपको कंप्लीट पे ऑफ कर देगी, मल्टीप्लाई करके पे ऑफ कर देगी। अपने शौक पे, अपनी लग्जरी पे, अपनी एसेसरीज पे पैसे डेट लेके मत खर्च कीजिए। पर अगर आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए डेट लेना पड़ता है, प्लीज लीजिए आप। इन्वेस्ट योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे, आप अपना, अपने परिवार का फ्यूचर ब्राइट नहीं, ब्राइटर बनाएंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सेट फाइनेंशियल गोल्स। ये सबसे बड़ा एजेंडा है जो पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सम टाइम अपर क्लास के लाइफ से भी मिसिंग होता है। बेसलेस लाइफ जिए जा रहे हैं, ये पता ही नहीं, पैसे बचा रहे हैं, पता नहीं किस लिए बचा रहे हैं। जब आपका गोल नहीं होगा, कोई आपके पास कोई गोल नहीं होगा, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपको कितने पैसे बचाने हैं, किस टाइप की सेविंग करनी है, किस जगह इन्वेस्ट करना है, और पैसे इकट्ठे करने हैं तो क्यों करने हैं। जैसे आपको ज़िंदगी में अपने गोल सेट करने होते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे आईआईएम में जाना है। सिमिलरली आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। आप सेट कीजिए कि मैं जब 20 साल का होऊंगा तो मैं नौकरी करने लग जाऊंगा, 25 साल का होऊंगा तो आई विल हैव द 1 करोड़ रुपीज सेविंग। आई एम नॉट गिविंग एनी अमाउंट टू यू, मैं आपको कोई अमाउंट नहीं बता रहा हूं, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि आप अपने गोल सेट कीजिए और शिद्दत से मेहनत कीजिए उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। अगर गोल्स आपको मिल जाएंगे, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू विल फील। इसलिए लाइफ में जैसे बाकी गोल्स आप सेट करते हैं, उसी तरीके से फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल सेट कीजिए। बिना फाइनेंशियल गोल्स के लाइफ बेकार सी है। इसलिए अच्छी लाइफ जीने के लिए और फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जीने के लिए आप अपने फाइनेंशियल गोल को सेट कीजिए। मेरा आखिरी और लास्ट पॉइंट है कि आप अपने लाइफ को जिस तरीके से ऑटोमेट करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन को ऑटोमेट करने के लिए कार खरीदते हैं, अपनी लग्जरी को ऑटोमेट करने के लिए एयर कंडीशन, फैन, कूलर खरीदते हैं, इसी तरीके से अपने फाइनेंसिस को भी लग्जरी दीजिए। अपने फाइनेंशियल्स को ऑटोमेट कीजिए, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए, एक ऐसा फाइनेंशियल चैनल डेवलप कीजिए कि आपके फाइनेंसेस ऑटोमेटिक ग्रो होते रहें। जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स ग्रो हो, आपके फाइनेंसेस ग्रो होते रहें। और इसकी अगर नॉलेज आपको नहीं है तो मैंने अभी बोला ना एक पॉइंट में कि आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कीजिए।
मुझसे चाहिए, मुझसे या किसी भी दुनिया के किसी भी अच्छे फाइनेंशियल कोच से आप सीखिए, समझिए और पूछिए उनसे कि आप अपने फाइनेंसिस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंसिस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लग जाए। एक बात ये समझ लीजिए, किसी ने कोट लिखा हुआ है कि अगर आपका पैसा आपके जितना मेहनत नहीं करता है ना, तो आप आजीवन गरीब रहेंगे। बहुत सारे लोग कैश रखते हैं, 50 लाख रुपए कैश रखा हुआ है बीवी के पास, अपनी वाइफ के पास, तिजोरी में रखा हुआ, जस्ट फॉर द मेंटल सेटिस्फेक्शन, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार पैसा तो इसलिए कैश में रखा हुआ क्योंकि टैक्स देना पड़ जाएगा, टैक्स बचाने के लिए मैंने कैश में रखा हुआ। यू आर नॉट सेविंग टैक्स एट ऑल। किसने बोला आप टैक्स बचा रहे हैं? 50 लाख रुपए आपने अपनी तिजोरी में रख दिया। 50 लाख रुपए अगर 7% के हिसाब से भी ग्रो करता, जो कि एफडी में तो गारंटेड है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो भी 3.5-4 लाख रुपए ग्रो हो जाता। टैक्स कितना लग जाता? और अगर आपने 2 साल 3 साल रख दिया उस पैसे को, तो पैसे तो खत्म हो गए, इन्फ्लेशन खा गया उस पैसे को। आपने कौन सा टैक्स बचा लिया? आप टैक्स पे कीजिए। आपके पास इनकम टैक्स वाले आए तब भी पे कीजिए और ना आए तब भी पे कीजिए। कैश से वैसे चिढ़िए, वैसे नफरत कीजिए जैसे आप अपने घर के कूड़े से नफरत करते हैं। कैश आपकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय करता है, कैश आपके पैसे को खा जाता है। कैश बिल्कुल मत रखिए। आप अपने पैसे को काम पे लगाइए। आप एक बार बताइए, कमाई करने की उम्र में आप रेस्ट करेंगे? आपने आईआईएम से एमबीए किया, तो ऐसा करेंगे कि आप 5 साल सोए घर में? नहीं करेंगे ना। यू विल फाइंड ए प्लेसमेंट, यू विल ट्राई टू फाइंड ए प्लेसमेंट। सिमिलरली, व्हाई यू आर पुटिंग योर मनी ऑन रेस्ट? Why you are putting your money on rest? If you are not resting at all, then why your money required to rest? आपका पैसा को, आपके पैसे को आराम क्यों चाहिए? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपका पैसा तिजोरी में रखा रहना चाहिए? उसको तो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा टैक्स पे कीजिए और अपने पैसे को हमेशा काम पे लगाइए। आप अपने पैसे को इतना ऑटोमेट कर दीजिए, इतना ऑटोमेट कर दीजिए कि आपका पैसा आपसे भी ज्यादा मेहनत करे, आपसे भी ज्यादा एफर्ट करे और रिटर्न जनरेट करने के लिए। देखेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की अगर पहले 10% हो रही थी, तभी 50% होने लग जाएगी। और अगर आप थिक मेंटेलिटी लेकर के बैठे रहेंगे कि नहीं टैक्स चोरी करना है, इनकम टैक्स बचाना है, एसी खरीदना है पर उसका बिल नहीं लेना है, पैसा बैंक में इसलिए नहीं डालना है कि मोदी जी को इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा, इस तरीके की अगर मेंटेलिटी है, यू कांट मेक योर फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर। मैंने लगभग 18-20 पॉइंट आपको गिनाए हैं और 18-20 पॉइंट दिए हैं डिटेल में। अगर आप इनमें से 10-15 पॉइंट्स को भी ठीक से फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। आप मेरे से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, आप मेरे को मैसेज करके बात कर लीजिएगा। आई कैन गारंटी योर लाइफ विल बी फाइनेंशियली चेंज एंड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 to 15 years you will feel yourself फाइनेंशियली फ्री। आपको ना बड़ा सहजनेस महसूस होने लग जाएगा, बड़ी अमीरियत का ख्याल आने लग जाएगा अगर आप इस तरीके से जीवन बिताते हैं तो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, मैनेज योर फाइनेंस एंड लीव हैप्पी लाइफ इन कमिंग फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।